सुमन को जैसे ही पता चलता है कि उसके देवर राजीव की शादी की बात चल रही है, वो दिन में ही सपने देखने लगती है। देवरानी के आने के बाद मैं एक काम नहीं करूंगी, एक गिलास पानी तक नहीं उठाऊंगी। मैं भी सासू माँ की तरह रसोई छोड़कर इधर उधर ही काम करूंगी। सुमन, जल्दी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। राजीव का रिश्ता तय हो जाता है और निकिता राजीव की शादी का दिन आ जाता है। पूरी बारात में सुमन इस तरह नाचती है जैसे उसे पता ही नहीं क्या मिल गया हो। उमा सुमन से कहती है, अरे बहू थोड़ा आराम से, अभी ही थक जाओगी तो फिर के वक्त क्या होगा। मम्मी जी, आज मुझे बिल्कुल मत रोकिए, आज मुझे नाचने दीजिए। ओ गाने वाले भैया, गाना लगाओ। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं, ये गाना लगाओ ना जल्दी से। सुमन गाना गाते हुए नाचने लगती है। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेकर, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। शादी होकर निकिता अपने ससुराल आ जाती है। सुमन थक कर चूर रहती है। उसे इतना पसीना पसीना देखकर निकिता कहती है, भाभी आप आराम करो, बहुत थक गई हो आप। हाँ देवरानी जी, अब तो आराम ही आराम करना है। आपका गृह प्रवेश करवा कर ही मैं सोऊंगी। सुमन और उमा मिलकर निकिता का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह निकिता जल्दी उठकर तैयार होकर उमा से कहती है, मम्मी जी कुछ करना होगा तो आप मुझे बता देना। हाँ बेटा, करना तो है, आज तेरी पहली रसोई है। इतने में ही उमा की काम वाली संगीता रोते हुए आती है। उमा उसे रोता हुआ देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ संगीता, कुछ बोल तो क्या हुआ। मालकिन, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है मालकिन, रोड पर पड़ा है मेरा बच्चा। निकिता व्याकुल हो जाती है। तुम घबराओ मत, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बहू, तू ही चली जा। निकिता संगीता के साथ जाती है और उसके बेटे को तुरंत भर्ती करवाकर अस्पताल में ही बैठी रहती है। भाभी, आपने मेरे बच्चे को बचाया, उसके लिए धन्यवाद। शादी के पहले दिन आप निकल कर आ गए मेरे लिए। ये सब आप मत सोचो, बस अपने लड़के पर ध्यान दो। मैं यहीं रहूंगी और उसे डिस्चार्ज करवा कर जाऊंगी। शुक्रिया भाभी। उधर सुमन आराम से सोकर उठती है और खुद से कहती है, आज तो पहली रसोई है निकिता की, मुझे कौन सा खाना बनाना है। सुमन अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, निकिता कहीं दिख नहीं रही। आज उसकी पहली रसोई है, कहाँ है। खाना तैयार करना होगा ना उसे सबके लिए। बेटा, अभी तो तुझे ही खाना बनाना होगा, निकिता तो गई है अस्पताल। खाना बनाने के नाम से सुमन धक रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया। मम्मी जी, मैं क्यों खाना बनाऊं, निकिता कहाँ है। अरे बहू, वो गई है संगीता के बेटे को भर्ती करवाने, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब संगीता भी नहीं आएगी आज और मुझे ही सब करना होगा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई। अब करना तो पड़ेगा ही ना, बेचारी निकिता उसे डिस्चार्ज करवा कर ही आएगी। चल जा बेटा, अब जल्दी से खाना चढ़ा। सुमन गुस्से से रसोई में जाती है। सोचा था आराम से खाने को नसीब होगा, लेकिन आज खाने के साथ साथ बर्तन, कपड़े भी करने होंगे। सोचा नहीं था ऐसा। आती मम्मी जी के लिए वो बेचारी हो गई। सुमन खाना बनाकर सबको परोसती है। सब खा पीकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर सुमन घर के बाकी काम में लग जाती है। शाम को उमा अपने घर के बाहर खड़ी होती है, तब मोहल्ले की कुछ औरतें भी वहां आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या उमा, बहू की मुंह दिखाई कब करवाओगी। रात देखते देखते सुबह से शाम हो गई। हम सब सोच रहे थे तुम अब बुलाओगी, लेकिन तुमने बुलाया ही नहीं। अरे क्या बताऊं भाई, कल करूंगी बहू की मुंह दिखाई। ऐसा बोलकर उमा संगीता के बारे में सारी बात बताती है। उमा की बातें सुनकर औरतें खुश हो जाती हैं। उमा, तू क्या सोना दान करके आई है जो तुझे ऐसी बहू मिली। आज के जमाने में भला कोई किसी के बारे में क्यों ही सोचे। तेरी बहू भला सोचने के साथ भला कर भी रही है। काम वाले के साथ अस्पताल में बैठी है, वो भी ये सोचे बिना कि वो नई नवेली दुल्हन है। हाँ, सो तो है। चलो कल शाम को कर लेना मुंह दिखाए। हाँ, वही सोचा है मैंने। निकिता रात के 1 बजे अस्पताल से घर आती है और राजीव से कहती है, कल संगीता की बेटी को डिस्चार्ज करवाना है, आप साथ चलना। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह निकिता और राजीव अस्पताल जाकर संगीता के बेटे को डिस्चार्ज करवाते हैं। इधर सुमन सुबह उठते ही कुड़कुड़ करने लगती है। हो गया, भर्ती करवा दी, अब क्या निकिता खुद डॉक्टर है जो वहां सच कर बैठी है। जैसा सोचा था वैसे तो बिल्कुल नहीं है देवरानी जी, बहुत दिमाग है उसके पास। काम से भी बच जाएगी और सब उसकी वाहवाही भी करेंगे।
बस दिखावा करवा लो मैडम से, मैं भी कम नहीं हूँ देवरानी जी। सब कुछ करके निकिता और राजीव 12 बजे घर आते हैं। आते ही उमा कहती है, निकिता बहू तू बहुत थक गई होगी ना, पहले खा ले कुछ। हाँ मम्मी जी, मुझे भूख बहुत लग रही है, कल रात से कुछ खाया ही नहीं है। सुमन, निकिता को खाना परोस। सुमन मुंह सुजाकर निकिता को खाना परोसती है। निकिता, कल ही तुम्हारी पहली रसोई होनी थी, अभी दोपहर में खाना बनाकर नियम पूरा करो। बहू कल हो जाएगा ना नियम, इतनी भी क्या हड़बड़ी है। मम्मी जी इन सब में ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं है, फिर शाम को मुंह दिखाई कर लेंगे। अच्छा ठीक है। निकिता बेचारी बिना आराम किए रसोई में लग जाती है। दोपहर का खाना बनाकर सबको परोसती है। बहुत अच्छा खाना बनाया निकिता ने, इसका दिल बड़ा है इसलिए खाना भी अच्छा बनता है। हाँ बहू बहुत अच्छा खाना बना है, तू भी खाना खाकर आराम करना, 5 बजे तेरी मुंह दिखाई है। जी मम्मी जी। सब निकिता को पहली रसोई का नेक देते हैं, फिर वो खुद भी खाना खाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा देखकर निकिता कहती है, मेरे कमरे की सफाई किसी ने नहीं की, वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है, अब रात में सोऊंगी। निकिता कमरे की साफ सफाई करके तैयार हो जाती है। शाम को सब मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आती है। निकिता की मुंह दिखाई हो जाती है, इतने में ही उमा के दरवाजे पर एक सांड आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी सींग से बहुत खून बह रहा था। सांड को देखते ही निकिता झट से उठकर गेट पर भागती है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, बेचारे को किसने मार दिया, कितना खून बह रहा है। मोहल्ले की औरतें सांड को देखकर डर जाती है और निकिता से कहती है, अरे बेटा सांड है, देख कहीं मार ना दे। बेटा दूर रह, दूर रह। ऐसे कोई नहीं मारता है जब तक हम उन्हें छेड़े ना, सब प्यार के भूखे होते हैं। निकिता तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और इधर सांड को खाना देती है ताकि उसका ध्यान भटक सके। डॉक्टर आकर सांड की पट्टी करता है, उसे दवाई देता है। फिर निकिता सांड के ऊपर हाथ घुमाकर प्यार करती है और वो गेट पर ही बैठ जाता है। मोहल्ले की औरतें ये देखकर कहती हैं, बहू जो तू कर रही है ना, वो सबसे बड़ा काम है। किसी असहाय की मदद करने से बड़ा कोई काम नहीं। उमा, तेरी बहू जितनी सुंदर है, उसका दिल उससे भी ज्यादा सुंदर है। उमा चल, अब हम चलते हैं। खा पीकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर सुबह से एक पैर पर लगी निकिता थक कर जैसे ही अपने कमरे में जाती है, सुमन कहती है, देवरानी के आने के बाद जेठानी एक काम नहीं करती, लेकिन यहाँ देखो मुझे एक काम करने पड़ रहा है। क्या काम करना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे छोड़ो, मैं खाना बना लूंगी, तुम कपड़े धोकर सुखा दो, फिर सबको खाना परोस दो। जी भाभी। पूरे मोहल्ले में निकिता की वाहवाही होने लगती है। निकिता इधर कपड़े धोकर सबको खाना परोसती है। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठकर उस सांड की सेवा में लग जाती है। फिर 6 बजे वो अपना काम करती है, नहा धोकर अपना कमरा साफ करती है और फिर पूरे घर की सफाई में लग जाती है। इधर सुमन उठकर सीधा रसोई में जाती है। इस मैडम को तो मतलब ही नहीं, कोई क्या ही खाए। मम्मी जी से पूछती हूँ नाश्ते में क्या बनाना है। सुमन उमा के पास जाती है। मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाना है बता दो, निकिता को तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करती, कोई दूसरी काम वाली देख लो ना आप। अरे काम तो करती है, अभी वो सांड में लगी है, जब से आई है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मम्मी जी सांड को डॉक्टर से दिखवा दिया ना, बस उसे एक खाना ही तो देना है, उसमें भी वो ऐसे दिखावा करती है कि पूछो मत, जैसे आज तक वही पाल रही थी उस सांड को। मम्मी जी आप निकिता पर जिम्मेदारियां डालो, वरना वो इसी तरह करती रहेगी और काम कभी नहीं करेगी। ठीक है मैं देखती हूँ, दोनों के खाने की पारी बांध देती हूँ बस। सुमन नाश्ता तैयार करती है और सबको परोसती है। तब निकिता कहती है, भाभी दोपहर में खाना बना दूंगी। हाँ बनाना ही होगा ना, और नहीं तो क्या, सुबह से क्या किया है तुमने। निकिता को बहुत खराब लगता है। इतने में पड़ोस से पुष्पा भागती हुई आती है। निकिता बहू देखना, मेरा शेरू अचानक से बेहोश हो गया है, घर में कोई नहीं है, क्या करूं मैं। अब चिंता मत कीजिए, मैं चलती हूँ। मम्मी जी मैं अभी आती हूँ। निकिता तुरंत डॉक्टर की सलाह लेती है और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसा करती है। पुष्पा का डॉगी शेरू को आराम आ जाता है। बहुत शुक्रिया, इसी तरह तू सबकी मदद करती रहना बेटा। आंटी जी आप सब तो मेरे अपने हैं और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। दिन इसी तरह से बीतने लगते हैं। मोहल्ले में किसी को कोई दिक्कत आती तो निकिता भाग कर जाती है और उसकी मदद करती। इधर सुमन का खून सूखने लगता है। उमा जब देखो निकिता की तारीफ करती रहती। एक रोज उमा फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी और सुमन सुन लेती है। क्या बताऊं मैं,
निकिता जब से आई है सबके दिलों में जगह बना ली है उसने। आधी रात को भी किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ती है, कभी सोचती तक नहीं। हाँ, निकिता का दिल बहुत सॉफ्ट है, हर कोई ऐसा नहीं होता। मम्मी जी को बहुत पसंद है ना उनकी लाडली बहू। निकिता को दूध में मक्खी की तरह निकालना होगा मुझे, वरना मेरी अहमियत नहीं छोड़ेगी। इतने में निकिता वहां आती है। मम्मी जी चलिए, आपको मंदिर जाना था ना, हम चलते हैं। हाँ बहू चल। निकिता और उमा रिक्शे से जाते हैं मंदिर, और मंदिर में उतरकर रिक्शे वाले से कहती हैं, भैया आप थोड़ी देर रुकोगे यहाँ, हमें वापस ले चलना। ठीक है। उमा और निकिता पूजा करके रिक्शे वाले के साथ वापस घर चली जाती हैं। घर पर उतरते ही रिक्शे वाले को चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है। निकिता तुरंत आजू बाजू में 2-4 आदमियों से रिक्शा वाले को उठाने को कहती है। भैया इन्हें उठाकर चबूतरे पर बिठा दीजिए ना। और फिर वो नींबू पानी बनाकर लाती है। बाबा ये पी लो, फिर थोड़ी देर में कुछ खा लेना। इतनी धूप के कारण ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, आप यहीं आराम करो। आज के जमाने में कोई आप जैसा नहीं मिलता। निकिता और उमा घर जाती है। फिर निकिता बना हुआ खाना लेकर रिक्शे वाले को देती है। तब सुमन कहती है, मम्मी जी ये तो हद है, खुद तो कभी खाना बनाएगी नहीं और दिखावा ऐसा करती है कि यही सबसे ज्यादा लोगों की परवाह करती है। इतनी परवाह से तो घर का काम करे ना, मेरी मदद करे। ठीक है, आज से सुबह का नाश्ता तुम और दोपहर का खाना निकिता बनाएगी, रात में फिर तुम दोनों मिलकर खाना बनाना, ठीक है? हाँ, अब उस महारानी को भी बता दीजिए मम्मी जी। उमा निकिता से खाना बनाने को कह देती है। निकिता खाना बनाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। निकिता घर का सारा काम करने के साथ साथ लोगों की मदद भी करती रहती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। एक रोज सुमन उमा से कहती है, मम्मी जी ये निकिता कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रही, आपको नहीं लगता? रोज दिन में इसे कोई न कोई बुला लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब निकिता जानबूझकर कर रही है? कहीं उसका बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? ऐसा करके वो लोगों की नजर में अच्छी बनी रहेगी और अपने आशिक से मिलती भी रहेगी। हाँ भाई, कोई भरोसा नहीं है आजकल किसी का। अगले दिन निकिता सुबह 4 बजे उठकर अपने हिस्से का काम करके 8 बजे घर से जाने लगती है तो उमा उसे रोक लेती है। बहू ये सब क्या है, अब कहाँ चलती तुम? घर में इतने काम पड़े हैं, दिखते नहीं है क्या? मम्मी जी आज मैं अनाथ आश्रम जा रही हूँ, कुछ फंड जुगाड़ हुआ तो बच्चों को खाने पीने का सामान पहुंचाने जा रही थी। बहुत जितनी सेवा करनी थी कर ली तुमने, अब सास और ससुराल को संभालो, यही तुम्हारी असली सेवा है। बार बार घर से जाना मुझे पसंद नहीं है। मम्मी जी मैं कभी कभी ही जाऊंगी। निकिता चली जाती है। अब उमा निकिता के घर से आने और जाने की हर खबर रखती है और राजीव से कहती है, राजीव अपनी बीवी पर कंट्रोल बना थोड़ा, ये लोगों की सेवा की आड़ में कुछ और ना करने लगे। कभी किसी का कुत्ता बीमार हो गया, कभी कोई आदमी बेहोश हो गया, आज मुझे वृद्धाश्रम जाना है, आज मुझे अंधे के स्कूल जाना है। मम्मी वो सही में पब्लिक वेलफेयर ही तो करती है, शादी के पहले उसने मुझे ये सब बता दिया था। अरे रहने दे, घर के काम तो उससे होते नहीं। मम्मी मैंने देखा है उसे, वो अपने हिस्से का काम सुबह उठकर कर लेती है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, तू समझा उसे। राजीव वहां से चला जाता है। एक रोज शाम को निकिता पुष्पा और सुधा के साथ उसकी डॉगी शेरू की दवाई लेने जाती है। तीनों दवाई की दुकान पर खड़ी रहती है। तभी सामान से एक ट्रक वाला एक बाइक वाले को मारकर चला जाता है। बाइक पर बैठा आदमी फेंका जाता है और उसका माथा फट जाता है। निकिता बहुत एक तो क्या हुआ, अब क्या करे? आंटी जी हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ करनी चाहिए उसकी मदद, लेकिन निकिता तो करेगी क्या? निकिता तुरंत उस आदमी के पास जाती है। वो निकिता को देखकर कहता है, बेटा मेरी मदद करो, मैं इस शहर में नया हूँ, काम से आया था, यहाँ मेरी कजिन रहती है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस पता नहीं, मेरी मदद करो बेटा। अभी आप मेरे घर चलो, पुष्पा और सुधा आंटी आप लोग दवाई लेकर घर चली जाओ, मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। निकिता उस आदमी को रिक्शे से हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा कोई इंजरी नहीं है, बस सिर पर स्टिचेस कर देता हूँ, बाकी थोड़ा रेस्ट करना होगा आपको, हाथ में मोच आ गई है, बाल बच गया अब। हाँ डॉक्टर। स्टिचेस करवाकर निकिता आदमी को अपने घर ले आती है। बेहोशी का इंजेक्शन पड़ने के कारण आदमी होश में नहीं रहता। निकिता जैसे घर पहुंचती है, उमा निकिता के साथ किसी आदमी को देखकर चिल्लाने लगती है, बहू हद होती है हर चीज की, अब तो क्या घर में चोर घुसवाकर मानेगी, जैसे तैसे को उठाकर ले आई। राजीव इन्हें लेटा दो, ये बेहोश है। राजीव आदमी को जैसे ही देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मम्मी
ये तो मामा है? ये तो मेरे मामा का लड़का है। राजीव, जल्दी से कमरे में लेकर चल इसे। बहू, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? निकिता सारी बात उमा को बताती है। निकिता, मुझे माफ कर दे। आज तेरे कारण मेरे भाई की जान बच पाई, और मैं तुझे क्या क्या बोले जा रही थी। क्या मम्मी जी, आप भी? मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर में आदमी को होश आ जाता है और सब उसे घेर कर बैठ जाते हैं। इतने में निकिता खाना लेकर आती है। दीदी, तुम यहाँ? मैं यहाँ कैसे आया? जो तुझे लेकर आई है ना यहाँ, वो राजीव की पत्नी है। संजीत, तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परसों बाद देख रही हूँ तुझे। दीदी, आज तुम्हारी बहू नहीं होती तो पता नहीं क्या करता। बहुत बड़ा दिल है बहू का। आजकल लोग अपनों का नहीं करते, और इसने गैर के लिए इतना किया। मामा जी, अब तो आप कोई गैर नहीं है। अब आराम से यहाँ रहकर हमसे सेवा करवाइए। बहू, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी किसी की मदद के लिए। आज जैसे मेरा भाई बचा है, भगवान सबको ऐसे ही बचाए। कुछ दिनों में संजीत ठीक होकर अपने घर वापस चला जाता है और निकिता का ओहदा अब सबकी नजरों में और बढ़ जाता है। सुनीता कुछ सामान पहुंचाने अपने काका की छोटी बेटी के ससुराल आई थी। अरे विमला, ये गोभी मटर की सब्जी में इतने सारे टमाटर मिलाएगी तू? हाँ, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? इतना सारा टमाटर, पागल हो गई है क्या? अरे तू नहीं जानती, ये टमाटर जब इस गोभी मटर में पड़ेंगे ना, तो इसके स्वाद को 10 गुना बढ़ा देंगे। और ये वाला तरीका मैंने अभी नया नया ही सीखा है। हाँ। लेकिन इतना सारा टमाटर? अरे हाँ पापा, एक बार मेरी ये सब्जी बन जाने दे, तब तू भी देखना, मेरी तारीफ करते थकेगी नहीं तू। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है भाई, फिर हम भी ट्राई कर लेते हैं तुम्हारी ये टमाटर वाली सब्जी। हाँ हाँ। विमला अपनी थोड़ी सी सब्जी में ढेर सारे टमाटर का इस्तेमाल करती है और सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। ले सुनीता, चक, बन गई मेरी टमाटर वाली सब्जी। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है विमला। चिंता मत कर, स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। सुनीता सब्जी चखती है। अरे विमला, वाकई में सब्जी तो बहुत टेस्टी बनी है यार। देखा, मैं तुझसे बोल रही थी ना, टमाटर की ये वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन तू है कि मेरी बात ही नहीं मान रही थी और बस सवाल पर सवाल करे जा रही थी। तेरे सवालों से ना मेरा सर दुख गया था। अरे सॉरी पापा। सॉरी क्यों? तुझे पता है ना मेरी मजाक करने की आदत है। दोनों बहनें बातचीत करती रहती है। वहीं करीब 3 घंटे बाद सुनीता विमला के घर से चली जाती है। तभी रास्ते में, जब विमला टमाटर से इतनी अच्छी सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं बना सकती? मैं भी ट्राई करती हूँ। अरे भैया, 5 किलो टमाटर देना तो। बहन जी, अभी दे दो। सब्जी वाले भैया सुनीता को 5 किलो टमाटर दे देते हैं। टमाटर लेकर सुनीता घर पहुंचती है। इतना सारा टमाटर लेकर क्यों आ गई? मोहल्ले वालों को इससे मारने के लिए। क्या? अरे मम्मी जी, टमाटर लेकर आई हूं तो जाहिर सी बात है कि सब्जी बनाने के लिए लेकर आई होंगी। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे अगर पूछ लिया तो क्या हुआ? पहाड़ गिर गया क्या तेरे ऊपर? हाँ, और नहीं तो क्या। जब देखो उल्टा जवाब देती रहती है। तमीज नाम की एक चीज नहीं है। अरे तो आप कौन सा सीधा जवाब देती हैं मुझे कभी? जितना दिमाग तुम हमें जवाब देने में लगाती हो ना बहू, उतना दिमाग जरा अपने काम में लगा लिया करो तो बेहतर होगा। दिन भर बस काम 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 करती रहती हैं आप। अरे मैं इस घर की बहू हूँ या फिर किसी ऑफिस में काम करने वाली कोई कर्मचारी जो बस अपने काम को बेहतर करती रहूंगी? तुम आजकल की बहुओं को ना बोलने की तमीज़ ही नहीं होती, ना ही कोई काम सही से आता है। एक हमारे ज़माने की औरतें होती थी जो घर का सारा काम संभालती थी और किसी को भी पलट कर जवाब नहीं देती थी कभी। मम्मी जी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप अपने समय में सारा घर संभालती थी। मुझे तो लगता है उल्टा आपकी सासू माँ को ये सब संभालना पड़ता होगा। बकवास बंद कर। तो शुरू किससे किया था? मैं तो चुपचाप टमाटर लेकर किचन में जा रही थी, आप ही ने मुझे टोका। आप हमेशा ऐसा करती है क्योंकि आपको देखना होता है ना मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ तो देखूंगी ही ना। देखिए देखिए, लीजिए लीजिए, आप ही रख लीजिए ये सारे टमाटर। अरे हट जा यहाँ से। तुम दोनों सास बहू कितना लड़ती हो, तब से सुन रहा हूँ। एक दूसरे को अनाप शनाप बके जा रही हो तुम दोनों। मैं सोच रहा हूँ दोनों में से कोई तो चुप हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम दोनों में से कोई भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसकी सास हूँ कि ये मेरी सास है, चुप ऐसे रहना चाहिए ना। बहू, तुम्हें अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पापा जी, जब मम्मी जी उल्टा बोले
तो बहू को भी जवाब उल्टा ही देना पड़ेगा ना। और मैं तो कोई सीधी सादी भारतीय नारी हूं नहीं जो अपने साथ गलत होने पर भी चुपचाप बैठ जाऊंगी। मैं आज के जमाने की भारतीय नारी हूं जो अपने लिए डट कर बोलना जानती है। बड़ी आई भारतीय नारी। देखो बहू, मैं ये मानता हूँ कि अपने लिए हर किसी को बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारा ससुराल है। ससुराल में खट्टा मीठा तो चलता रहता है। पापा जी, लेकिन यहाँ मीठा तो कुछ है ही नहीं, सब खट्टा ही खट्टा है। तमीज से बात कर, वरना अभी के अभी तेरे मायके भेज दूंगी। अरे हाँ हाँ, भेज कर दिखाइए मुझे। प्रतिमा, तुम भी चुप हो जाओ अब। वो छोटी है लेकिन तुम तो बड़ी हो। हाँ हाँ, आप ना बस मुझे ही चुप कराने में लग गए। यही दिन देखना रह गया था। ज्यादा बोलेंगी तो यही होगा ना। अगले दिन, चलो आज संडे है, सभी लोगों को टमाटर वाली गोभी मटर की सब्जी बनाकर खिलाती हूँ। आज सुनीता सभी के लिए चावल और गोभी मटर की सब्जी बना देती है जिसमें ढेर सारे टमाटर पड़े हुए थे। चलो सब्जी तो रेडी होगी, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। सुनीता सभी के लिए खाना परोस देती है। वहीं सुनीता की सासू माँ जैसे ही उस टमाटर वाली सब्जी को देखती है, अरे ये गोभी मटर की सब्जी है या टमाटर की? गोभी मटर तो दिख नहीं रहे, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहा है। हाँ वो लगता है तुमने सब्जी में टमाटर कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है। अब समझ में आया कल ये इतने सारे टमाटर क्यों लेकर आई थी? ये बनाने के लिए लेकर आई थी टमाटर। वाह जी वाह, सारा टमाटर सत्यानाश कर दिया इसने। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके पैसे लगे हैं इस टमाटर में। अरे मेरे पति के पैसे हैं, आपको क्यों चिंता हो रही है? सुनीता, माँ से सही से बात करो। और माँ, आप भी सुनीता को क्यों टोकती रहती हैं? खाना शुरू तो करिए पहले, फिर बताइएगा। अरे कितनी बार कहा है कि मैं इसकी सास हूं, ना कि ये मेरी सास है। मेरा हक बनता है कि मैं इसकी गलती पर इसे समझाऊं। तो दुनिया की सारी सास अपनी बहू को ऐसी ही बेवजह डांटती रहती है क्या मम्मी जी? भाभी, आपको पता नहीं है कि दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती हैं। अगर पता होता तो आप इतना ना बोलती। अरे मेरी माँ तो फिर भी उनसे लाख गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती। आपको तो बात करने की भी बिल्कुल तमीज़ नहीं है। नाना जी माफ करना, लेकिन बात करने की तमीज़ तो आप में भी ना है। मैंने ऐसा क्या किया बताइए? अच्छा दीदी, 11 दिन पहले जब आपको एक महंगी वाली जैकेट चाहिए थी, तब आप विनीत जी से पैसे मांग रही थी। तब विनीत जी ने आपको ये बोला था कि अभी वो आपको ये जैकेट नहीं दिलवा सकते, हाँ उससे थोड़ी कम प्राइस वाली जैकेट दिलवा सकते हैं। और आप मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। आपकी जिद थी, आपको वही जैकेट चाहिए। और इस चक्कर में आपने अपने भैया को क्या क्या बोल दिया था, याद है आपको? या फिर से आपको याद दिलाऊं? सुनीता चुप हो जाओ। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो बेटा। बेटा ऐसा मत करो, बैठो। सभी के समझाने पर राधा बैठ जाती है। इसके बाद सभी लोग सब्जी चखते हैं। गोभी मटर की टमाटर वाली ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी, बस खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है। बहुत भूख लग रही है इसलिए खा रही हूँ। राधा, तू भी ना कितना बोल रही है अब। अरे सही तो कह रही है वो। अरे प्रतिमा, अब जो भी है खा लो, वैसे भी दिन के 2 बज गया। हाँ पापा, मजबूरी में खा रहे हैं हम लोग, और क्या। तो आज गोभी मटर की टमाटर वाली ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा भी लेते हैं। वहीं इस बात से सुनीता को ऐसा लगता है कि सभी को उसकी टमाटर की ये सब्जी बहुत पसंद आई है। अब वो हर सब्जी में टमाटर का पेस्ट मिलाने लगी थी। कभी कभी वो सब्जी में टमाटर की प्योरी बनाकर डालती थी, कभी टमाटर लहसुन प्याज को एक साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर डालती। ये लीजिए विनीत जी आपका टिफिन, देवर जी ये लीजिए आपका टिफिन। आज मैंने बनाई है मटर पनीर और पूरी। अच्छा अच्छा। दोनों भाई अपना टिफिन लेकर ऑफिस निकल जाते हैं। अरे देखो तो सही, पनीर की सब्जी में कितना टमाटर मिला हुआ है और सब्जी कितनी लाल लाल दिख रही है। वही तो माँ, हम तो भाभी से परेशान हो गए। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। तभी सुनीता आती है। आप दोनों माँ बेटी घुसुर पुसुर बंद करिए और जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। और ननद जी, आधे घंटे में आपका कॉलेज का टाइम हो जाएगा ना, चलिए जल्दी नाश्ता कर लीजिए। भाभी, आपको मेरे कॉलेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ ये हर सब्जी में इतना सारा टमाटर मिलाना बंद करिए ना। देखो दीदी, आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि टमाटर से हमें कितने फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा मिश्रण जो होता है। मुझे सब पता है, आप मेरी टीचर बनने की कोशिश मत करिए। थोड़ी देर बाद राधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। क्या हुआ प्रतिमा? अरे वही, सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए आज तुम चुप चुप हो? क्या मतलब है आपका?
अब कुछ नहीं। तभी किचन से मिक्सर चलने की आवाज़ आती है। लो, महारानी ने अभी अभी हमें टमाटर वाली मटर पनीर खिलाई है, अब फिर से और टमाटर पीसने में लग गई। कहीं ये हम सबको टमाटर खिला खिला कर मार न डाले। वहीं दूसरी ओर किचन में सुनीता ढेर सारे टमाटर का पेस्ट बना रही थी। चलो 3 दिन के लिए छुट्टी, अब ये मेरा टमाटर पेस्ट 3 दिन तक तो चल ही जाएगा। ये काम तो हो गया। हाँ, अब खाना बनाने की तैयारी कर लो। सुनीता ने डिसाइड किया था कि वो आज टमाटर और शिमला मिर्ची की चटपटी सब्जी बनाएगी, इसलिए वो टमाटर और शिमला मिर्ची की सब्जी बनाने की तैयारियां करने लगती है। अरे विनीत के पापा, मैं तो इस टमाटर की खुशबू से परेशान हो गई हूँ। कोई बात नहीं प्रतिमा, थोड़ा बहू की नई डिश भी खा लेते हैं, उसका मन भी बहल जाएगा। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालकर खाने का शौक चढ़ा है। तुम चिंता मत करो, उसका ये शौक जल्दी ही उतर जाएगा। आप ना हमेशा उसका पक्ष मत लिया करिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है, कितनी तेज़ औरत है वो, पूछो मत। देखो प्रतिमा, वो तेज़ है ये तो मैं भी मानता हूँ, इसीलिए मैं उसे बीच बीच में समझाता रहता हूँ। अभी उसकी उम्र कम है, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इसे यहाँ कुछ और साल बिताने दो। मैंने सुना है कि सुनीता घर की लाडली बेटी है, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा ऐसा है। हाँ, महारानी है क्या कहीं की? देखो प्रतिमा, 5 महीने पहले तुम्हारी बगल वाली शांति देवी से लड़ाई हुई थी, याद है कि नहीं? तब तुम्हारी बहू ने ही तुम्हारा साथ दिया था। शांति देवी को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया था बहू ने कि उसका मुंह बंद हो गया था। हाँ, पर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हे भगवान। अगले दिन, सुनीता आज तुमने मेरे टिफिन में क्या पैक किया है? आज मैंने आपके लिए सिंपल सी तुरई की सब्जी और रोटी रखी है और साथ में सलाद वगैरह भी रख दिया है। और तुमने उसमें ढेर सारे टमाटर भी मिलाए होंगे। अरे नहीं। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे बस ऐसे ही। अच्छा हुआ तुमने आज इसमें टमाटर नहीं मिलाया, क्योंकि आज मैं तुमसे यही बोलने वाला था कि मुझे मेरी सब्जी में बिल्कुल भी टमाटर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे टमाटर की सब्जियां खा खा कर परेशान हो चुका हूँ। इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब मुझे टमाटर को देखने का भी मन नहीं होता। अरे लेकिन ये तो गलत बात है ना, आपको तो पता है टमाटर खाने से कितने सारे फायदे होते हैं। अरे सुनीता, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खा ली जाए ना तो इंसान परेशान हो जाता है। हाँ भाई, हाँ ठीक है, अब आप जाइए, लेट हो रहा है ना आपको। ठीक है, चलता हूँ, बाय। विनीत अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस पहुंचता है। कुछ घंटों बाद उसका लंच ब्रेक होता है, तब वो अपना टिफिन बॉक्स खोलता है। ये क्या, सुनीता ने मुझसे झूठ बोला? इसमें से तो टमाटर की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। विनीत बहुत गुस्सा होता है। वहीं जब शाम होती है और विनीत घर पहुंचता है तब, सुनीता, तुमने मुझसे सुबह झूठ क्यों बोला कि तुमने सब्जी में टमाटर नहीं डाला? और अगर सच बोल देती तो आप सब्जी लेकर जाते क्या? अरे लेकिन सुनीता, ये कौन सी बात हुई कि तुम मुझे अपने टमाटर की सब्जियां खिलाने के लिए झूठ बोल रही हो? अरे तो मैंने कौन सा कोई अपराध कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? बस आपको टमाटर वाली सब्जी ही तो खिलाई है। हाँ, वो भी झूठ बोलकर। अब तुम अपने टमाटर की सब्जियों के लिए हमसे झूठ बोलने लग गई हो। अरे तो आपको टमाटर की सब्जियां खिलाकर मैं अच्छा ही तो काम कर रही हूँ, इससे आपकी सेहत बनेगी। आप ना बेवजह मुझ पर गुस्सा मत करिए। वैसे ही सुबह से मेरा मूड खराब है, एक तो दिन भर आपकी माँ बक बक करती रहती है और शाम को आप शुरू हो गए। सुनीता, खामोश हो जाओ, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। सब मुझ पर ही चिल्लाओ, बस पराया घर से आई हूँ ना, इसलिए सब मुझे परायापन दिखाते हैं। इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा पक्ष ले, सब मुझे ही सुनाते रहते हैं। ये कहकर सुनीता रोने लगती है। विनीत उस समय तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको अपनी पत्नी के लिए बुरा लगता है। अगले दिन जब संडे था, ये टमाटर वाला भरता अच्छा बना है। अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर सुनीता खुश हो गई। 1 पैसे का नहीं बना ये टमाटर का भरता। शाम के समय सुनीता अपनी बनाई हुई टमाटर वाली मिक्स सब्जी खाती है। क्या स्वाद आ रहा है, वाह वाह सुनीता, तू तो मास्टर शेफ है यार। इसे ही कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनना। इतना ज्यादा टमाटर डाला है कि गंध यहाँ तक आ रही है। वही तो, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वहीं पहले तो सुनीता टमाटर का घोल करीब 3-4 दिन के लिए बनाकर रखती थी, लेकिन अब सुनीता टमाटर का घोल करीब 7-8 दिन के लिए बनाकर रखने लगी थी, ताकि उसे बार बार टमाटर का पेस्ट ना बनाना पड़े। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। तभी एक दिन जब सुनीता की सासू माँ किचन में अचानक से आती है। अरे बहू, रुक जरा, ये क्या कर रही है तू? इस टमाटर के घोल की सब्जी बनाने जा रही है? अरे इसमें से तो कितनी दुर्गंध आ रही है। अरे माँ जी, कहाँ स्मेल आ रही है? पागल हो गई है क्या तू?
अपने आलसीपन के कारण हम सबको बीमार करना चाहती है। छोड़िए, टमाटर का घोल दे मुझे। अरे माँ जी। प्रतिमा देवी अपनी बहू के हाथ से टमाटर की पेस्ट वाली कटोरी छीन लेती है। शाम के टाइम अचानक से सुनीता की ननद को उल्टी होने लगती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। सभी इस बात से नाराज हो जाते हैं और उस दिन सुनीता को खूब सुनाते हैं। वहीं उसके कुछ दिन बाद, अरे अनुराधा, तू यहाँ? हाँ दीदी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। आजा आजा, अंदर आ। हाँ दीदी। अंदर आकर अनुराधा अपनी दीदी के ससुराल वालों से मुलाकात करती है। इसके करीब 1.5 घंटे बाद, दीदी, मैं आपको अपने घर ले जाने आई हूँ। आप कुछ दिन के लिए चलो ना मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं शाम को घर वालों से पूछ लेती हूँ। अनुराधा अपनी बहन के घर करीब 10-11 दिन रहती है और उसके बाद अपनी बहन को लेकर अपने घर वापस लौट आती है। अरे बहू, आज गाजर का सूप थोड़ा बना देना। जी सासू माँ। इसके बाद अनुराधा अपनी सासू माँ के लिए गाजर का सूप और गाजर का हलवा बनाती है। शाम को खाने में मटर, गोभी और गाजर की मिक्स सब्जी बनती है। अनुराधा, लगता है तेरे ससुराल वालों को गाजर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। हाँ दीदी। लेकिन सुनीता को अभी ये कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। बात ये थी कि अनुराधा के ससुराल में लगभग सभी की आंखें कमज़ोर थी और सभी को चश्मा चढ़ा हुआ था, इसीलिए सभी लोग गाजर खाना बेहद पसंद करते थे। वहीं रोज़ रोज़ गाजर खाते खाते अनुराधा को भी गाजर खाने की आदत पड़ गई थी, तो अब इसलिए सुनीता को भी हर रोज़ बस गाजर की ही बनी हुई सब्जियां मिलती थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अब मैं यहाँ कुछ बोलूँ तो भी कैसे बोलूँ, अपनी बहन के ससुराल में जो हूँ। और सुनीता चुपचाप ऐसे ही गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा, गाजर का जूस, पराठा और तो और लगभग हर सब्जियों में गाजर को ही खाती है, वो भी बड़े बेमन से। अरे अनुराधा, मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक हुई कि नहीं? तू कह रही थी ना कैंसिल हो रही है बार बार। हाँ दीदी, मैं बताना भूल गई थी, आज सुबह ही ना आपकी फ़्लाइट बुक हो गई है। टाइमिंग कल सुबह की है। अच्छा अच्छा। अगली सुबह सुनीता अपने ससुराल पहुंचती है, तब जाकर उसे सुकून मिलता है। वहीं थोड़ी देर बाद सुनीता किचन में जाती है और साधारण आलू गोभी की सब्जी बनाकर सबको खिलाती है। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? अब चुप रहो ना। अरे माँ, जैसे भी हुआ हो, हमारे लिए तो अच्छा हुआ है ना। तो वाकई में सुनीता को समझ में आ गया था कि हर रोज़ एक ही चीज़ वाकई में नहीं खाई जा सकती, खास करके तब जब वो चीज़ आपके इतने पसंद की ना हो। सवेरे सवेरे मार्केट का एक चक्कर लगाकर सुरेश अपने घर लौटता है। और विमला जी, आज नाश्ते का क्या प्लान है? क्या क्या प्लान है? कल रात को बहू ने आलू की सब्जी बनाई थी, वो रखी हुई है, साथ में पराठे सेक दे कि हो गया नाश्ता। आलू आलू आलू, सुबह आलू, दोपहर आलू, रात को आलू। आलू के अलावा कोई सब्जी समझ में नहीं आती क्या आपको? बाहर मोहन कचौरियाँ उतार रहा था, मुझे कचौरी खा लेनी चाहिए थी। मैं ही पागल हूँ जो बाहर का खाना छोड़कर घर आ गया। अरे तो खा लेते, मैंने मना किया था क्या? पिछले हफ्ते तो खाई थी आपने कचौरी, फिर 2 दिन तक कचौरी निकाल रहे थे, तब कैसे कहा था विमला मुझे बचा ले, मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाँ, वो तो इत्तेफाक था। हर बार तबीयत खराब हो ही जाएगी क्या? अब जीने के लिए क्या आलू पर ही जिंदा रहूं? 50 सब्जियां होती है और सब्जियां बनाओ ना। तो आप ही बताइए कौन सी है वो 50 सब्जियां? कुछ भी बना लूं, आप उसी से बोर हो जाते हैं। आया ही क्यों, मैं वापस जा रहा हूं। मैं टेबल पर पड़ी थैली उठाकर सुरेश वापस बाहर की ओर बढ़ने लगता है। तभी कमरे से कमल बाहर आता है। सुबह सुबह आप दोनों फिर से झगड़ने लगे मम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आता आप दोनों उठते ही झगड़ने कैसे लगते हैं। कमरे के अंदर पूरी आवाज़ साफ साफ आ रही थी, मुझे गाना ऑन करना पड़ा। 6 महीने हुए हैं आलिया को आए हुए, अभी से उसके सामने सारी असलियत परोस देना चाहते हो क्या आप दोनों? आप दोनों के बीच लड़ाई होता देखकर वो क्या सीखेगी? फिर वो भी मुझसे ऐसे ही झगड़ा करेगी। मतलब तू भी समझ रहा है ना कि तेरी माँ ही मुझसे झगड़ रही है? अरे भाई, मैंने क्या कह दिया? 24 घंटे अगर आलू बनाएगी तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? कमरे में बहू है, मैं तमाशा नहीं करना चाहती, पर ये याद दिला दूं कि परसों पत्ता गोभी की सब्जी बनाई थी मैंने। वही तो, पत्ता गोभी, आलू, परवल, कुछ अलग भी तो खिला दीजिए। कुछ देर बाद आलिया अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी शुरू कर देती है। 8:30-9 बजे ये कोई उठने का वक्त है? यह सब तेरी माँ का ही किया धरा है। अब आप आलिया पर मत आ जाइए पापा, अपने खाने का गुस्सा खाने तक ही रखिए, क्योंकि बात अगर आगे बढ़ी ना तो आलिया 2 मिनट नहीं लगाएगी मायके जाने में।
प्रेम की वाइफ का नहीं सुना क्या आपने? पिछले महीने गई थी मायके, अभी तक नहीं लौटी, पूरा मोहल्ला थूक रहा है प्रेम पर। आजकल जमाना बदल गया है, बहू पर ज्यादती नहीं कर सकते। तो वक्त का खाना मांगना भी ज्यादती होगी। अच्छा है भाई। कुछ देर बाद आलिया बनाकर लाती है आलू चने की सब्जी और साथ में पूरियां। ये तो तुमने कमाल कर दिया आलिया, पूरियां बनाकर लाई हो। अब बोलिए पापा, कोई कमी है क्या खाने में? खाना है बेटा, खाने में क्या अच्छा क्या बुरा, खाने में कभी कमी नहीं निकालनी चाहिए। निर्भागी होते हैं वो लोग जो खाने में कमी निकालते हैं। ये तो भगवान का प्रसाद होता है, जो मिले ग्रहण कर लेना चाहिए प्यार से। ये बात आप कहीं और देख कर भी तो बोल सकती थी विमला जी। मैंने खाने से मना तो नहीं किया, खा रहा हूं ना। सुरेश खाना तो खा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा भी संतुष्टि या खुशी नहीं दिख रही थी। क्या बात है पापा जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, खाना देखकर ही आपका चेहरा मुरझा जाता है। बुढ़ापे में कुछ खाने की इच्छा अगर मन में हो जाए और बूढ़ा ससुर बोल दे तो घर में बहुत लोगों को आपत्ति हो जाती है बेटा। तभी का आवाज आती है। दरवाजे से पड़ोसन पुष्पा अंदर आती है। किसको आपत्ति हो गई भाई साहब? कोई दिक्कत हो तो पुष्पा का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है, 24/7। हे भगवान, इसने क्यों सुन ली ये बात? अब पूरे गांव में कहती फिरेगी कि आलिया अपने ससुर को खाना नहीं देती। आप यहाँ कैसे पुष्पा बहन? सब शुभ मंगल? बिल्कुल बिल्कुल। रात को हमारे घर पर एक छोटा सा फंक्शन है, उसी का बुलावा देने आई हूँ। आप सभी को याद से आना है, खास करके आलिया बहू तुझे। वो मेरा छोटा वाला बेटा जो विदेश गया था ना, वो वापस लौटा है, कुछ दिनों में वापस चला जाएगा। डिग्री पूरी हो गई ना उसकी, इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने। खाने वाने का तो इंतजाम रहेगा ना भाभी? हाय हाय भाई साहब, क्यों नहीं रहेगा? और ना भी रहे तो मैं हूं ना, करवाऊंगी आपके लिए इंतजाम। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। और आलिया को एक लुक देते हुए पुष्पा वापस लौट जाती है। घर में खाना नहीं मिलता क्या आपको, जो बाहर वालों के सामने आप खाने की बात सुनकर इस तरह लार टपकाने लगते हैं? क्या सोच रही होगी पुष्पा? उसे तो बात का बतंगड़ करने का मौका मिल गया। अब जाकर घर घर में बताएगी कि यहाँ आप भूखे मर रहे हैं। हाँ तो मिल ही क्या रहा है मुझे यहाँ? 24 घंटे आलू थमा दिया जाता है, कभी ये पूरी कभी पपीते की सब्जी। अरे नहीं खाना मुझे ये सब। ये कहकर सुरेश मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, पापा को सब कुछ आलिया के सामने क्यों बोलना था? कहीं ये इस बात का दूसरा मतलब ना निकाल ले। वो क्या है ना आलिया, दुकान अच्छी नहीं चल रही, उस टेंशन में पापा ने ये सब कह दिया, और कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं, जब से प्रेम की वाइफ भागी है तुम काफ़ी घबराए हुए रहने लगे हो। 6 महीने की रिलेशनशिप के बाद शादी हुई है हमारी। इतने दिन में यही पहचाना तुमने मुझे तुमसे प्यार है इसीलिए तो शादी की। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। रात को सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। अब आएगा ना मज़ा, मन भर कर खाऊंगा आज। बहुत रोक लिया विमला जी आपने मुझे। देख रही है बहू, कैसे कंगालियों की तरह करते हैं तेरे ससुर जी सभी के सामने। खाने पर टूट मत पड़िएगा, इज्जत चली जाएगी। पापा जी आप कुछ छेड़ रहे हैं मम्मी जी, चलिए हम चलते हैं। सभी पुष्पा की बेटी की पार्टी पर पहुंचते हैं, जहां आलिया की ओर देखकर सभी औरतें फुसफुसाने लगती हैं। देख रही है मेनका, कैसे बन सवर कर आई है आलिया, चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। बन सवर कर तो आएगी, काम ही क्या होता है करने को। ससुर को खाना भी नहीं देती, पति को तो क्या ही देती होगी। मुझे तो विमला में ही खोट लग रही है। दोनों सास बहू एक साथ हो जाती होगी और कमल और भाई साहब को भूखा मारती होगी। आजकल इनके घर में बाहर से पार्सल भी बहुत आ रहे हैं, भाई साहब के मुंह के आगे रख देती होगी। बेचारा बुजुर्ग आदमी भूख के मारे वही खा लेता होगा, इसीलिए तो बार बार भाई साहब की तबीयत बिगड़ती जाती है। ये बातें कमल के कानों में पड़ती है। वो सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहता है, लगा दिया आग पुष्पा आंटी ने मम्मी। अब ये बातें आलिया के कानों में पहुंची, इससे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। विमला जानबूझकर पेट दर्द का बहाना करने लगती है। अब घबराइए मत मम्मी जी, सामने तो घर है, हम चलते हैं ना वापस। पर पापा जी कहाँ हैं? हम पापा जी को यहाँ छोड़कर अगर वापस लौट गए तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। आलिया अपने सामने देखती है, जहाँ इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, यहाँ से वहाँ उसके ससुर जी भागे जा रहे थे। मटर की सब्जी, मटर पुलाव, मतलब पापा जी को मटर पसंद आया।
मटर मार्केट में आप ही गए और मुझे पता भी नहीं चला। पता होता तो पहले ही मटर की सब्जी बना देती। आलिया अपने ससुर के पास जाकर उनसे कहती है, मम्मी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है पापा जी। अगर ऐसे में आप उनके साथ घर वापस नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। खाना छोड़कर चला जाऊं बहू? इतने दिन के बाद तो मुझे कुछ पसंद आया है। मैं आपको इससे भी अच्छा कुछ खिलाऊंगी, ये मेरा वादा है पापा जी। आलिया की बात मानकर सुरेश वापस अपने घर लौट आता है। पर अब आलिया चिंता में पड़ चुकी थी। पूरी रात यही सोचती रहती है कि क्या बनाया जाए। सुबह के 5 बजे, कमल कमल उठो ना। क्या हो गया आलिया? इतनी सुबह तो उठ गई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जाकर ताज़े मटर ले आओ ना। मटर? अरे मटर अभी मार्केट में आएगा। हमारे घर के पास वाली सब्जी मंडी में तो मैंने कहीं मटर देखी नहीं। कल रात को पार्टी में मटर की सब्जी थी, मतलब मटर मार्केट में है। थोड़ी दूर जाना पड़े तो जाओ, मगर मटर ले आओ। अगर अपने घर की इज्जत बचाना चाहते हो तो मटर लाना ही होगा तुम्हें। और सुबह 5 बजे उठकर कमल मटर की तलाश में मार्केट निकल जाता है। पूरा 1 घंटा घूमने के बाद आखिरकार उसे एक दुकान पर मटर मिल ही जाते हैं। कितने मटर लेने हैं ये तो आलिया ने बताया ही नहीं। एक काम कीजिए भैया, 2 किलो मटर दे दीजिए। ये रहे आपके मटर, 800 रुपये हुए। हाँ 800 रुपये? 2 किलो मटर देने को बोला था, 8 किलो थोड़ी ना। इतने मटर का क्या करूँगा मैं? 8 किलो मटर के तो 4000 पड़ जाते। ये 2 किलो मटर का ही रेट बताया मैंने। पूरे मार्केट में घूम लीजिए, मेरे अलावा कोई मटर नहीं बेच रहा। मटर को तो अभी मार्केट में आने में 25 दिन 1 महीना लग ही जाएगा। मेरे अलावा कोई और रहता तो कम से कम 1 किलो के 500 ले लेता। मैं तो फिर भी वाजिब दाम लगा रहा हूँ। घर की इज्जत बचानी है तो मटर लेने ही होंगे। दीजिए भैया, 2 किलो मटर दे दीजिए। कमल मटर लाकर आलिया को देता है। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए आलिया आलू को सीटी लगाती है कि हॉल में बैठा सुरेश कहता है, आलू फिर से मत उबालो, मैं नहीं खाऊंगा। कुछ स्पेशल याद है ना बहू, कल का वादा। सिर्फ मटर की सब्जी कैसे बना दूं? मटर के साथ कुछ तो डालना ही होगा। कल तो पापा जी आराम से मटर पुलाव खा रहे थे, मटर पनीर खा रहे थे, पर यहाँ उन्हें साथ में और कुछ चाहिए भी नहीं। आइडिया। और आलिया बनाती है मटर के पराठे और धनी की चटनी के साथ सभी को परोसती है। मटर के पराठों को देखते ही सुरेश की आंखों में आंसू आते हैं। वाह वाह बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही बहू है। जीती रह बहू, जीती रह। और अपने हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर सुरेश आलिया के हाथों में रख देता है। सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी विमला के घर के मसले में अपना हाथ सेकने के लिए पुष्पा टिफिन लेकर आती है। कैसे हैं भैया? बहुत टेंशन हो रही थी मुझे आपकी, इसलिए खाना बनाकर लेकर आई हूँ। आलू की सब्जी है, करेले की सब्जी है और पराठे हैं। नहीं नहीं पुष्पा बहन, किस पेट में खाऊंगा तुम्हारा खाना? अभी तो मेरी बहू के हाथ के बने मटर के पराठे खाकर बैठा हूँ। बड़ा अभाग्यशाली हूँ मैं, जो ऐसी बहू मिली है मुझे। मतलब आज खाना मिल ही गया भाई साहब को। चलो, कम से कम मेरे घर का खाना खाकर बहू को थोड़ी बहुत तो अकल आ गई। तो रोज पापा को खाना आप खिलाती थी क्या आंटी जी? बिना खाने के पापा हवा के सहारे जिंदा थे। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम रोज रोज मटर लेकर आते हो? कीमत भी पता है मटर की? जितनी भी कीमत हो, सोने जितना महंगा तो नहीं होगा ना। अच्छा समझ गई मैं। फ्रोज़न मटर के पराठे बनाए ना बहू तूने? तबीयत का ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये फ्रिज में जमे हुए मटर होते हैं, पता नहीं कितने साल पुराने। ऐसे मटर में ना बहुत बार कीड़े भी निकलते हैं। नहीं नहीं पुष्पा बहन, मेरे सामने ही बहू ने मटर छिले हैं। ऐसी बात है तो लाओ ज़रा मैं भी चखूँ मटर के पराठे। और एक एक करके पुष्पा 5 मटर के पराठे खा लेती है और 2 मटर के पराठे पैक करके भी ले जाती है। 2 किलो मटर में अब कौन कौन पराठे खाता? बेचारी आलिया को तो पराठे चखने को भी नहीं मिलते। सुरेश को खुश देखकर आलिया बड़ी खुश थी। उसके घर का माहौल भी अच्छा था। पर कब तक? मटर के पराठे वाली बात पुष्पा अपनी सारी सहेलियों को बताती है। कितनी कोशिश की आलिया के दिमाग को फिराने की, पर ये आलिया तो अच्छी बहू बनने की कसम खाकर बैठ गई है भाई। वही तो, इस विमला के घर की शांति मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पुष्पा बहन, मेरे बेटे को मना किया था इस आलिया ने। किसके लिए? उस कमल के लिए। कमाता ही क्या है वो? न शक्ल न सूरत। 3 जन का काम है ना, इसीलिए अच्छी लग रही है। अगर 5-7 लोगों का काम होता तो अपने आप टेढ़ी बोली निकलने लगती आलिया के मुंह से। क्या मतलब?
पड़ोस में मटर के पराठे बने हैं तो पड़ोसियों को भी मिलने चाहिए। आज से हम सब किसी न किसी बहाने सुरेश भाई साहब के घर जाएंगे और खाने पर बैठ जाएंगे। लोग बढ़ेंगे, बर्तन भी बढ़ेंगे, और इतने महंगे महंगे मटर कमल बार बार खरीदेगा कैसे? फिर होगी बाप बेटे में बहस, पति पत्नी में लड़ाई, और इस लड़ाई का मजा हम सब पॉपकॉर्न खाते हुए लेंगे। और दोपहर के खाने के ठीक आधे घंटे पहले पुष्पा, निर्मला और मेनका सुरेश से मिलने उसके घर आ जाते हैं। सुना है मेरे भाई के घर में मटर के पराठे बने हैं। सीजन के मटर है, अभी किसी के घर आए भी नहीं। भाई के घर आए हैं तो बहन का खाने का हक तो बनता ही है ना भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल मेनका जी। बहू, दोपहर में मटर के पराठे ही बना लेना। मटर के पराठे इतने सारे लोगों के लिए? जी जी पापा जी। आलिया फौरन अपने कमरे में जाती है और कमल को फ़ोन लगाकर फुसफुसाते हुए कहती है, कमल, पुष्पा आंटी अपनी पूरी टीम के साथ आई हैं। कम से कम 4 किलो मटर ले आओ, वरना इन सबको बोलने का मौका मिल जाएगा। 400 रुपये किलो, 4 किलो के हुए 1600। 1600 रुपये के मटर? अरे इतने में तो हम रेस्टोरेंट में खा ले। पर मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। ले आता हूँ मटर, और क्या। कमल चुपके से मटर ले आता है और खिड़की से आलिया को दे देता है। आलिया सभी के लिए मटर के पराठे बनाती है। जितना पुष्पा ने बताया था उससे भी अच्छे पराठे बनाती है बहू तो। मुझे तेरे अंकल को भी साथ में लाना चाहिए था। कोई ना, अगली बार ले आऊंगी। जीजा जी नहीं आए तो क्या हुआ बहू, जीजा जी के लिए पराठे पैक करके दे दे बहू। ये पुष्पा कभी नहीं सुधर सकती। ले आई पूरी पलटन को यहाँ। सब मिलकर आलिया को इतना परेशान करेंगे कि बेचारी गुस्से में फूटी पड़े। सभी को खिलाने के बाद आलिया घर ले जाने के लिए पराठे पैक करके भी उन्हें देती हैं। जा बहू, अब तू आराम कर, बर्तन मैं साफ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ गया ना तुझ पर। यह सब तेरे पापा जी के कारण। पता नहीं, लोगों को देखकर न्यौछावरी हो जाते हैं। पर आपने शायद नोटिस नहीं किया मम्मी जी, रोज़ पापा जी का जो मूड ऑफ रहता था, कितने दिनों बाद अच्छा हुआ है। दोपहर का खाना पूरा होता नहीं कि रात को डिनर के लिए सुरेश के पास फिर से फ़ोन आ जाता है। 4 दिन तो इसी तरह निकलते हैं। रात को सास, बहू और बेटे की बैठक जमती है। 5000 से ऊपर के मटर आ गए 4 दिन में। अब और मटर घर पर लाने की मेरी हैसियत नहीं है। पर घर का माहौल अच्छा रहना भी तो ज़रूरी है ना कमल। कितनी अच्छी बनेगी बहू, सबको खुश करती रहेगी तो खुद ही दुखी रहेगी। मैंने कमल से जिस दिन शादी की थी उसी दिन कसम ले ली थी, इस घर को खुशहाल बना कर रहूँगी। पापा को मटर खाने हैं तो मटर के पराठे में बना कर रहूँगी। अब तुम बस एक काम करो कमल, मुझे ना छोले वाले मटर ला कर दे दो, और खाने में इस्तेमाल होने वाला हरा रंग। हरे मटर 400 रुपये किलो मिल रहा है ना, तो मम्मी छोले वाले मटर तो 30 रुपये की ही है। अगर मैं उससे पराठे बना दूँ तो? दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया बहू तूने, पर तेरे पापा जी समझ गए तो? बड़ी सावधानी से तुझे मटर उबालने होंगे, फिर उसका मसाला तैयार करना होगा। ज़रा से भी 19-20 हुई तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना मम्मी जी, सब अच्छा रहा तो बल्ले बल्ले, वरना पहले की तरह आपके और पापा के बीच कलेश होगा और मोहल्ले वाले मुझे ताने देंगे। सुबह उठते ही दोनों सास बहू रसोई में जाकर पीले मटर को ज़रा सा 1 सीटी से भी कम उबालती है और उसमें हरा रंग लाने के लिए खाने वाले हरे रंग को मिला देती है। सही से उबल तो गया है मटर मम्मी जी, और हरे रंग की भी दिख रहे हैं। अब मैं इन्हें पीसकर इनका मसाला बना लेती हूँ। आलिया बिल्कुल वैसा ही मसाला तैयार करती है जैसे हरे मटर से होता है, फिर बनाती है पराठे। आज पुष्पा अपनी टीम के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों और मेल मेंबर्स को भी लेकर सुरेश के यहाँ नाश्ते पर पहुँचती है। पर अब तो कमल भी बेफिक्र था और आलिया भी। पूरे मोहल्ले को आलिया दावत देती है। अब भी कोई शक है क्या पुष्पा कि मेरी बहू 19 आ गई है? और मैं कम कमाता हूँ, ये भी तो डाउट था ना निर्मला आंटी आपको? कम कमाने के बाद तो 400 रुपये किलो के मटर आप लोगों पर रोज़ न्यौछावर कर रहा हूँ। आपके साथ साथ आपके पति बच्चे भी खा रहे हैं। खाने थे ना बेटा, हमें भगवान ने दिया है तो हम बांट रहे। जिनके पास नहीं है वो लाइन लगा कर खा रहे। इनकी बहू इन्हें देती नहीं, सो ये मेरी बहू से बनवा कर खा रहे। क्या फ़र्क पड़ता है? एक ही बात है, दिल बड़ा रखना चाहिए। और ऐसे ताने सुनने के बाद और आलिया की इतनी परीक्षा लेने के बाद पुष्पा के होश ठिकाने आ जाते हैं। सुरेश के साथ साथ पूरे मोहल्ले के सामने आलिया बेस्ट बहू साबित हो जाती है और कमल बेस्ट बेटा।
आलिया ये साबित कर ही देती है कि बहू अगर चाहे तो घर का माहौल कैसा भी हो वो उसे खुशनुमा कर ही सकती है। ये कहानी शुरू होती है पानीपत नाम के एक शहर से, जहां पारुल अपने परिवार के साथ रहती थी। पारुल का परिवार एक भरा पूरा परिवार था। ससुराल में सास, ससुर, ननद, देवर, पति, बच्चे सब थे। सभी के लिए ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। पर बस सामने सामने पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। ये क्या है पापा जी, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे कितना खिलाएगी बहू, पेट बाहर आ गया मेरा। इतनी सेवा भी मत कर, इतने भारी खाने की जरूरत तो मेरे पोते पोतियों को है। मुझे भी है पापा, मैं कौन सा बड़ा हो गया, अभी आपका करण भी बच्चों में ही आता है। हाँ हाँ, तू तो हमेशा बच्चों में ही आ। 26 की उम्र हो गई है तेरी और तेरा बचपना नहीं खत्म हो रहा। तेरी मौसी से बात हुई है मेरी, उनकी नज़र में एक रिश्ता है। तू अहमदाबाद चल, नहीं तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगी। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी, अभी उम्र ही क्या हुई है भैया की। अगर कोई टेढ़ी लड़की आ गई ना तो बेकार में हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। आजकल की लड़कियों के ड्रामे भी बहुत है, जब वो देखेगी कि हमारा ठेला है तो पहले ही मना कर देगी। तो तुम्हें भी तो पता था ना हमारा ठेला है, फिर भी आई ना तुम। आज से 5 साल पहले शादी हुई थी मेरी। इन 5 सालों में लड़कियों की सोच बहुत बदल गई है। खैर मेरा काम था बोलना। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी, ये जो ठेले वालों का टैग हमारे परिवार पर लगा हुआ है ना, उसके बाद लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह पारुल सभी के दिमाग को घुमा देती है। रात के वक्त कमरे में पारुल मोहित से कहती है, तुम भी तो आई थी इस घर में। हाँ भाई आ गई थी मैं, हो गई मेरी गलती। अब तुम क्या चाहते हो कि दूसरी बहू भी आ जाए और जो थोड़ी बहुत इनकम है वो भी डिवाइड हो जाए? अरे क्यों तुम्हें एक और दावेदार खड़ा करना है मोहित, कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे पारुल, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अब करण की शादी की उम्र हो रही है। तो क्या तुमने पैदा किया है उसे? हो रही है उम्र तो होने दो। रोज एक ही बहस। अरे तुम अपने ठेले पर फोकस करो ना, जितने पैसे साइड से उठा सकते हो उठाओ। बच्चों की पढ़ाई में क्या पैसे नहीं लगते? बेटी बड़ी हो रही है तुम्हारी, उसकी शादी में कोई पैसे की मदद करेगा? नहीं ना, तुम अपने पैसे बनाने में लगे रहो। और ये थी ठेले वालों की कहानी, जहां खाने के टेबल पर तो पूरा परिवार साथ दिखता था, पर कमरे में जाते ही सच्चाई सामने आ जाती थी। इसी तरह जब भी करण की शादी की बात चलती, पारुल कोई ना कोई दिमाग लगाकर रिश्ता कटवा देती। पर ऐसा कब तक चलता? इस बार श्यामा ने सोच लिया था कि वो करण की शादी करवा कर रहेगी और अपनी बहन के बताए रिश्ते को देखने वो बिना किसी को बताए अकेले ही अहमदाबाद पहुंच जाती है। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी प्यारी हो। क्या पढ़ाई की है तुमने? होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है आंटी जी मैंने, और मैं ऐसे ही परिवार में जाना चाहती थी जिनका ऐसा ही कोई काम हो जहां मेरी पढ़ाई काम आ सके। हाँ बेटा, रेस्टोरेंट तो है हमारा, पर हमारा ठेला भी है। वैसे तो सब कुछ मेरी बहन ने तुम्हारे परिवार को बता ही दिया होगा, पर वो बहन है ना 4 की 6 बताएगी। पर मैं कोई छुपन छुपाई नहीं करना चाहती। मेरी बड़ी बहू के वक्त भी मैंने सब कुछ साफ साफ उसके परिवार वालों को बता दिया था, क्योंकि आधी बात बताकर अगर लड़की लाई जाए तो बाद में उसका गुस्सा मुझ पर ही तो निकलेगा। सच्चाई ये है कि आज से 15 साल पहले मेरे हस्बैंड ने ठेले का काम शुरू किया था। वो ठेला भगवान की कृपा से इतना चला कि हमने 2 फ्लैट बना लिए, एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पर फिर भी ठेले में जो ग्राहक आते थे उनकी संख्या कम नहीं हुई, तो बेकार में क्यों एक रोज़गार बंद करना। हमारा ठेला पूरे शहर में फेमस है, श्यामा रसोई नाम से, स्विगी पर भी है। पर शायद तुम्हें हमारा ठेला होने से तकलीफ हो सकती है बेटा, इसलिए मैंने जो सच्चाई है वो सामने रख दी। श्यामा ठेला, मैंने बहुत नाम सुना था इस ठेले का। एक बार जब मैं दिल्ली आई थी तो राज कचौरी खाई थी मैंने, वहाँ मज़ा आ गया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी, काम तो काम होता है। आजकल यंग जनरेशन के बच्चे स्टार्टअप के नाम पर चाय, कॉफ़ी, मैगी बेच रहे हैं। फिर आपका तो ये धंधा जमाया है। चांदनी चौक में भी ऐसी कई दुकानें हैं जो एक गली से भी पतली है, पर उनके बच्चे BMW में घूम रहे हैं। ये हुई ना बात बेटा। पता नहीं तेरा नाम सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लगा था कि तू ही मेरे करण के लिए सही रहेगी, इसीलिए उसके मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई। मैंने तो बेटा तुझे अपनी बेटी मान लिया है, पर आगे का काम तुझे करना होगा। हाँ, वो क्या कहते हैं, फेसबुक देख, मैं करण की ID पेपर में लिख कर लाई हूँ। तू ना उसे रिक्वेस्ट भेज दे और बातचीत करने लग। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये मैं तुझे बताती रहूँगी, और तू भी अपनी पसंद उसकी पसंद से मिलती जुलती बता देना। धीरे धीरे जब उसका मन तुझ पर आने लगेगा तो वो खुद सामने से तेरा रिश्ता मेरे पास लेकर आएगा। दोनों हाथ जोड़कर भी अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ ना पारुल बहन, तो कसम से कम होगा। पहली बार देख रहा हूँ कोई सास अपनी बहू के पीछे इतनी मेहनत कर रही है।
इसकी माँ मरते मरते कह गई थी कि बहुत अच्छे ससुराल जाएगी मेरी बेटी। लगता है आज उनका कहा सच हो रहा है। यहाँ श्यामा वापस दिल्ली के लिए निकलती है और वहाँ करण को प्रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। प्रिया, ये कौन लड़की है भाई? इसे तो मैं जानता भी नहीं। होटल मैनेजमेंट किया है? हाँ। करण प्रिया की प्रोफाइल खोलता है, जहाँ प्रिया को होटल के किचन में शेफ की तरह काम करता देख उसे अपने और उसके काम में सिमिलैरिटी लगती है, जिस कारण वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों में बातें होने लगती है। अच्छा, आपने दिल्ली के रेस्टोरेंट में भी काम किया है? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भी रेस्टोरेंट है। ज़रूर, कभी मौका मिलेगा तो आपके रेस्टोरेंट के लिए भी खाना बनाना चाहूँगी मैं। वो करण जो कभी लड़कियों से भागता था, आजकल बस फ़ोन पर ही लगा रहता। एक रात खाने की टेबल पर, अरे भैया हो गया, फ़ोन छोड़ भी दीजिए। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप फ़ोन को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? एक बात कह देती हूँ, बुरे फंसेंगे आप। काम की उम्र में लड़कियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो क्या दिक्कत है बहू? होगी कोई इसके क्लास में पढ़ने वाली बेटा? क्या बेटा, कोई हो तो बता दे। अरे काम की बात कर रहा हूँ मम्मी, अब पैसे आएंगे तो खुशी ही झलकेगी ना। मुझे एक एंगेजमेंट पार्टी का ऑर्डर मिल रहा है, उन्हीं से बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये कहकर करण अपने खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। पागल समझता ये करण मुझे, लगता है कोई लड़की का चक्कर है। अब गले से पैसे निकाल निकाल कर उसे भरेगा। और पता चला किसी दिन उस लड़की को उठा कर लिया है। हे भगवान, अभी से ही बैकअप स्ट्रांग करना पड़ेगा। पारुल क्या ही बैकअप स्ट्रांग करती। 2 हफ्ते बाद ही करण अपने घर वालों के सामने प्रिया की बात रख देता है। श्यामा बिना देरी किए दोनों की शादी फाइनल करवा देती है। पर शादी की एक दिन पहले भी पारुल अपना दाव चलना नहीं भूलती और चुपके से अपनी होने वाली देवरानी को कॉल करके कहती है, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ प्रिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो हो जो इस घर में मेरे साथ हुआ। सिर्फ एक ठेला ही है इन लोगों के पास, ना रेस्टोरेंट ना फ्लैट। ये तो झूठ है जो कहानी हर बार सबको सुनाई जाती है, तुम्हें भी सुना दी गई इस रिश्ते के लिए। मना कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। किसी लड़की की कल ही शादी हो और आज ही उसे ये बात पता चले तो उस पर क्या बीते। प्रिया तो वहीं की वहीं बैठी रह जाती है। उसे इस हालत में देखकर मनमोहन उससे पूछता है और प्रिया उसे सब बता देती है। कदम इतना आगे बढ़ाकर पीछे नहीं लेते बेटा। और क्या गारंटी है कि तेरी जिठानी जो कह रही है सच्ची कह रही हो? जिठानियाँ कभी देवरानियों की नहीं हुई। मुझे तो ये लोग गलत नहीं लगते। अगर ये लोग इतने गरीब होते तो शादी का पूरा खर्चा तेरी सास कैसे अफोर्ड करती? तू ही सोच। मेरे पास तो जो था बेटा मैंने तेरी पढ़ाई में लगा दिया। अगर तेरी किस्मत में अच्छा लड़का होगा तो करण ही अच्छा निकल जाएगा, वरना बेटियों का भाग्य परमात्मा के ही हाथ में होता है। अपने भाग्य पर विश्वास करके ये शादी तो कर रही हूँ मैं पापा, पर अगर बाद में गलती पारुल भाभी की निकली तो उनका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने लाकर रहूंगी मैं। बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। सवेरे सवेरे तैयार होकर प्रोफेशनल शेफ यानी कि प्रिया अपनी फेवरेट जगह किचन पहुंच जाती है। ये तो खुद ही रसोई में आ गई, अब तमाशा किस नाम पर करूंगी मैं। अरे प्रिया, क्या ज़रूरत थी आज ही रसोई में आने की? हैं, मेहंदी उतरी है क्या तुम्हारी? जाओ आराम करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं कोई हाथ रगड़ रगड़ कर साबुन से नहीं धोने वाली। मेहंदी नहीं उतरेगी, फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी मेहंदी से ज़रूरी घर का माहौल है, और घर के नियम के अनुसार नई बहू भी रसोई तो बनाएगी ही ना। अच्छा बाबा, इतनी इज्जत कर रही है तुम तो सभी के लिए सिर्फ चाय बना लो, और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मुस्कुराती हुई पारुल किचन से बाहर आ जाती है और जानबूझकर सभी के सामने कहती है, नहीं बहू ने रसोई से बाहर भेज दिया मुझे। कहती आज सभी का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, तो मैंने भी छोड़ दिया। अब तो जो प्रिया बनाएगी वही सभी को खाना होगा, है? अब उसका मन भी छोटा नहीं कर सकते ना। प्रिया को चाय बनाने के लिए कहा है और घर वालों को कह दिया कि वो नाश्ता बना रही है। अब आएगा मज़ा, जब सभी को भूखे ही निकलना पड़ेगा तो गुस्सा किस पर निकलेगा? नहीं बहू पर। यहाँ तुम्हारा रहना मैं इतना मुश्किल कर दूंगी प्रिया कि घर से अलग होने की बात तुम खुद ही छेड़ दोगी। 15 मिनट तक सभी प्रिया का इंतजार करते रहते हैं। फिर प्रिया सभी के लिए लेकर आती है पोहा, सैंडविच और चाय। सभी को काम पर निकलना था, इसलिए जल्दबाजी में पोहा और सैंडविच बनाकर ले आए मम्मी जी। और आप तो किचन में आने वाली थी ना भाभी, आप तो आती ही रह गई। मुझे लगा आप शायद भूल गई हैं, इसलिए फिर मैंने ये नाश्ता बना लिया। हाँ वो सब छोड़ो प्रिया, तुम बनाओ, मैं एक ही बात है। वाह बहू, क्या पोहे है, ज़रा रेसिपी बताना। मैं हमारे कुक से कहकर इस पोहे को भी ऐड करवा दूंगा ब्रेकफास्ट में।
सभी काम पर निकल जाते हैं सिवाय करण के, जो अपनी नई नई बीवी के साथ वक्त बिताने में बिजी था। आजकल हर रोज 10 बजे ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाने वाला करण 1 बजे तक रेस्टोरेंट जाता, और आज करण और प्रिया के कमरे में जाकर पारुल कह ही देती है, दुनिया में पहली शादी थोड़ी ना हुई है देवर जी आपकी, जो हर पल अपनी बीवी के पल्लू में छिपे रहते हैं। बाहर मम्मी जी बुला रही हैं, आपको 3 बार आवाज दे चुकी है, पर आपको सुनाई दे तब ना। करण और प्रिया अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये लीजिए मम्मी जी, आ गया आपका राजकुमार। वक्त पर दुकान जाया कीजिए देवर जी, बीवी तो आ चुकी है, घर पर ही रहेगी। अब प्रिया थोड़ी ना कहीं भाग जाएगी, पर ग्राहक जरूर कहीं चले जाएंगे। पहले आप 10 बजे दुकान निकल जाते थे, अब 1 बजे जाते हैं, 6 बजे तक वापस आ जाते हैं। ऐसे तो दुकान को बंद होते वक्त नहीं लगेगा। क्या बोल रही है भाभी? दुकान पर पापा जी और जेठ जी भी तो रहते हैं, और दुकान मिस ना हो इसलिए तो हम हनीमून पर भी नहीं जा रहे। भगवान जानता है प्रिया। अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, देवर जी दिन पर घर पर रहे। तुम नहीं थी तो मैं ही उनका ख्याल रखती थी ना, वो तो मेरे बेटे समान है। पर मोहल्ले वाले पता है क्या कहने लगे, जब से करण की बीवी आई है उसने करण को अपना गुलाम बना लिया है, लड़का काम काज भी नहीं कर रहा। आज सुबह ही बगल वाली सुषमा आंटी मुझे रोक कर 10 बातें सुना कर गई। अब जब भी रेस्टोरेंट में जाऊं तो काउंटर पर कोई रहता ही नहीं है। और घर में एक नया रिश्ता जुड़ती ही आज तक जो परिवार आसपास वालों के लिए भी एक मिसाल था, वहां रोज चिल्लम चिल्ली होने लगी थी। ये 1000 रुपये लेकर आए हो तुम ठेले से, अपनी जेब में ही रख लो इसे। तो मैं क्या करूं, करण रेस्टोरेंट पर लेट से आ रहा है तो मैं 24 घंटे ठेले पर नहीं रह पाता। पापा ठेले पर रहता है, अब क्या उनके सामने गले से पैसे निकाल लूं मैं? पहले तो करण को रेस्टोरेंट में बिठाकर खुद ठेले के गले से पैसे निकाल लेता था, अब नहीं कर सकता ना यार। और मुझे ये ठीक भी नहीं लगता। किसी दिन पापा जी की नज़र में ये बात आ गई तो बेकार में मेरी बनी बनाई इज्जत पानी में मिल जाएगी। इज्जत से पैसे नहीं आते, ये जान लीजिए आप। घर इतनी अच्छी तरह मैं संभाल रही थी क्योंकि मुझे लगा था सब कुछ घूम फिर कर मेरे बेटे को ही मिलेगा, पर यहाँ तो करण की शादी हो गई और सब बर्बाद हो गया। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, अब आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी क्या करना है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। आज नाश्ते में खाना पारुल ने नहीं बनाया था, खाना आया था ठेले से। ये तो हमारे ठेले का खाना है बहू। हाँ पापा जी, मैंने खाना ठेले से मंगवाया है क्योंकि मुझे ठेले के लिए निकलना है। करण और प्रिया को एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिल रही। अगर ऐसे में नाश्ते का काम उस पर छोड़कर चली जाती तो उसे लगता नई बहू पर 3 वक्त के लिए खाने का काम डाल दिया। इसलिए मैंने ठेले से ही खाना मंगवा लिया। जाकर ठेले पर खड़ी रहूंगी मैं, क्या हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे बस ना, पर काम तो संभल जाएगा। ये क्या बोल रही है बहू? पता नहीं क्या हो गया है सबको, कहाँ चली गई मेरे घर की शांति। जब देखो इस घर में ठेले को लेकर तू मैं होती रहती है। अरे भाई, वहीं से पैसे आते हैं, वहीं से हमारा घर चलता है, ठेले के ऊपर रोना बंद कर दो तुम सब। मैं निकल रहा हूँ रेस्टोरेंट के लिए भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको ठेले पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मोहित कहता है, अब तो रेस्टोरेंट पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी करण, क्योंकि शेफ काम छोड़कर चला गया है। क्या? कुक काम छोड़कर चला गया? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मोहित? अब क्या होगा? पारुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लेती है और रात के वक्त ही बातों बातों में बंटवारे की बात छेड़ने की सोच लेती है। चिल्लाती हुई पारुल रेस्टोरेंट से वापस घर लौटती है। कहाँ गया कुक? पता चल गया है मुझे मम्मी जी, अचानक ही रेस्टोरेंट से कमाई पूरी तरह बंद हो गई है और कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा क्योंकि वहां टोना टोटका करवाया गया है। प्रिया, कितना गिरोगी तुम? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ इस घर में नहीं रह सकती मम्मी जी, मुझे डर लगता है इस लड़की से। आपसे जो बंद पड़ता है वो हिस्सा दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप झूठ कह रही हैं भाभी। अगर आपने इतनी हद पार कर दी है तो मैं बताती हूँ मम्मी जी कि शादी के पहले भाभी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि इस घर में शादी करके मत आओ। मैं अब समझ गई हूँ कि ये सब आपकी ही चाल है क्योंकि आप बंटवारा चाहती हैं। दोनों बहू में बात इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोग दरवाजे पर आकर जमा हो जाते हैं। अब हर रोज वही कलेश, वही ड्रामा। आखिर में परेशान होकर मोहन कहता है, किसे क्या चाहिए बताओ? रेस्टोरेंट खड़ा मेरे पति ने किया था तो रेस्टोरेंट मुझे मिलना चाहिए पापा जी। भले उसमें कुक नहीं है, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, पर मैं रेस्टोरेंट ही रखूंगी। ठीक है, ठेले को मैं संभालूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। पापा जी, इस घर में मुझे रोज इस लड़की का चेहरा दिखता रहेगा। इसने हमारे बिजनेस में काला जादू किया है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं हमारे फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। अपना रेस्टोरेंट और फ्लैट लेकर पारुल अपने पति और बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पारुल ठेले से कुक को भी फ़ोन करके अपने रेस्टोरेंट में बुला लेती है। बिना माँ के बचपन गुजारा है मैंने, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। खुद कुक बनकर शेफ प्रिया अपने ठेले पर पहुंच जाती है और खाना बनाना शुरू करती है।
इतनी अच्छी चाउमीन तो आपके ठेले पर पहले कभी नहीं बनी भैया। कसम से मजा आ गया। आज लग रहा है श्यामा रसोई में नई जान आ गई है। आइए आइए, आज की नारी सब पर है भारी। श्यामा रसोई कर देगी आपकी भूख को साफ, क्योंकि रेट है हाफ। अपने घर को संभालती हुई प्रिया श्यामा रसोई का सारा काम ऐसे संभाल लेती है कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। न्यूज़ चैनल वाले आकर प्रिया के न्यूज़ को कवर करने लगते हैं। मम्मी जी, ये पेपर है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। कैसी पेपर है बहू ये? एक रेस्टोरेंट खरीदा मैंने पापा जी और आपके नाम पर। मेरा तो जी भर आया बहू। पराए घर की लड़की को लाकर हमने ठेले पर खड़ा कर दिया और तू उन पैसों से हमारे लिए रेस्टोरेंट खरीद रही है। माफ़ कर देना बेटा मुझे। सास ससुर माँ बाप से कम नहीं होते पापा जी। मेरे पापा ने कहा था कि बेटी जिस जगह जाती है अपना भाग्य लेकर जाती है। ठेले पर खड़ा होना भी मेरा भाग्य था और अब रेस्टोरेंट में शेफ की तरह रहना भी मेरा भाग्य होगा। पारुल रेस्टोरेंट तो अपने नाम करवा लेती है पर उसे चला नहीं पाती और प्रिया ठेले से ही वापस एक नया रेस्टोरेंट खरीदकर अपने ससुराल वालों का मन जीत लेती है।